वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा संगवान इंग्लिश वाली। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके 3 टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। द एनिमी, पर्लस बक, ऑन द फेस ऑफ इट, सुशान हिल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके 2 पार्ट हैं। तो इस स्टोरी के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, देखो इन स्टोरीज के अंदर आज मैं जो आपको कवर कराऊंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का 2 पार्ट है, तो वहाँ से क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। द एनिमी वाला जैसे लेसन लेसन एनिमी वाली स्टोरी जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसके बिगिनिंग में ही लिखा रखा है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, डिपेंड ऑन अस व्हाट वी मेक इट। बिल्कुल वेरी ट्रू, सच्चाई यही है। किसी भी इंसान का भविष्य कोई भी नहीं बना सकता, ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो अपने भविष्य को कैसे बना रहा है। मेहनत करेगा ऊंचाइयों पे चला जाएगा, नहीं करेगा वहीं का वहीं रह जाएगा। इट्स बेटर ट्रूथ ऑफ द लाइफ, जीवन का कटु सत्य है। उसके बाद में कैरेक्टर्स देखो इसमें, डॉक्टर सदाव प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, हाना उसकी वाइफ, उसका फादर। फ्लैशबैक में चले जाएं, जापान और अमेरिका दोनों के बीच में वॉर चल रहा था। और वॉर किस तरह का था कि लड़ाई चल रही थी, और उसी के बाद में एक जो लोकेशन है घर की वो क्या है, सी शोर है, वहाँ पर समुद्री बीच है। और जो घर के आसपास में क्या है, जैसे ट्रीज होते हैं ना, बेंट पाइन्स, छोटे छोटे ट्रीज की मेड बना रखी है, गार्डन है बाहर। तो डॉक्टर सदाऊ अपने फादर की इकलौती संतान सा, मदर है नहीं उसके, उसके फादर ने कभी भी उनके साथ नहीं खेला। सिंगल चाइल्ड था, बहुत प्यार दिखाऊं लव दिखाऊं नहीं। वो क्या करते थे, उनका जो चीफ कंसर्न था दैट वाज एजुकेशन ओनली, कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, उसके अलावा मुझे अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है। एट द एज ऑफ 22 he sent him to America, and at the age of 30 he came back, not only after becoming a doctor but he also became a surgeon। ऐसी औलाद हो तो बाप को फक्र होता है। और डॉक्टर सदाऊ के जो फादर बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के पर्सन हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स, मतलब खुले विचारों के नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि कभी उन्होंने कोई बात नहीं करी। जब अमेरिका डॉक्टर सदाऊ को भेजा, तो अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि उस दिन क्या होता है। डॉक्टर सदाऊ ऑफिस से आते हैं, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। डॉक्टर सदाऊ जब अमेरिका गए तो वहाँ उनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्ले। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेसर का नाम क्या है, प्रोफेसर हार्ले। और प्रोफेसर हार्ले क्या करते हैं वहाँ पे कि जो बाहर के बच्चे आते हैं उनको अपने घर बुलाते हैं। उनकी वाइफ बहुत अच्छी है लेकिन वो बोलती बहुत है, तो इस वजह से डॉक्टर सदाऊ उसके घर नहीं जाना चाहते थे। एनी हाँ वो उसके घर जाते हैं। जब उसके घर गए तो वहाँ पर हाना थी। जैसे उसने हाना को देखा तो क्या हुआ, उससे आई कांटेक्ट होते ही आंखें चार हो गई। जैसे उसकी आंखें चार, अच्छा ये बात है, ये वाली बात है, हाँ ये वाली बात है। अब उसके साथ में देखा उसने कि हाँ अब हाना से फर्स्ट साइड लव, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो किसी से भी नहीं करूंगा। लेकिन हाना को उसने एक बात बताई कि देख हाना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है मैं अपने बाप से ज़्यादा तुम्हें प्यार नहीं करता। और ये बात हार्ट टचिंग है किसी भी बच्चे को। मैं ये नहीं कह रही प्यार मत करो, प्यार करो लेकिन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता। हाना बोली हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड, अगर आप कह रहे हो तो मुझे ये चीज़ मंजूर है। बट द थिंग इज दिस कि मेरे फादर तेरे को देखेंगे, अगर तू प्योर जैपनीज हुई तो मेरे फादर मेरी शादी करा देंगे, अदरवाइज मेरे पापा मेरी शादी नहीं कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाना ने एक्सेप्ट करा, ठीक है नो प्रॉब्लम। और क्या होता है, उसके फादर ने उसे देखा, सी वॉज प्योर जैपनीज, फादर को पसंद आ गई, फादर ने उसके साथ उसकी मैरिज कर दी। आज एट प्रेजेंट जहाँ स्टोरी है वहाँ उनके 2 बच्चे हो रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर सदाऊ ऑफिस से आते हैं, जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं तो सी वॉज वेटिंग फॉर हिम, इंतजार कर रही होती है। डॉक्टर सदाऊ किमोनो, किमोनो एक ड्रेस है, जैसे हमारे इंडियन में गाउन्स होते हैं ना, इसी तरह से किमोनो एक ड्रेस है। वो पहने हुए खड़ी हुई थी। डॉक्टर सदाऊ ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा और उसने उसके फोरहेड को किस करा। उसके बाद उन्हें कोई ब्लैक सी चीज़ नजर आई सामने। कहता देख सामने कोई चीज़ है। कहती हाँ। कहते अब तो 20 कमर्स का टाइम भी नहीं है, कौन हो सकता है यहाँ पे। तो उन्होंने जाके देखा कौन हो सकता है, चेक करते हैं। दोनों वहाँ पे गए तो कोई इंसान पड़ा था उल्टा लेटा हुआ। उन्होंने उसको ऐसे सीधा करा, जैसे उन्होंने उसको सीधा करा तो जो जितनी भी मिट्टी थी वहाँ पर वो ब्लड रेड हो रखी थी, ब्लड स्टेन थी, खून से सनी हुई मिट्टी थी।
अच्छा, ये बात है। हाँ, तो उसके बाद में जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, कपड़े फटे पुराने, बस इसे एडजस्ट कर रखा था। मान लो ये स्वेटर है, तो इसको यहाँ से बांध दूँ, धागे से यहाँ से बांध दूँ ऐसे। तो क्या होता है, जैसे उन्होंने देखा, जो एक होता है ना, जो पीछे चिप होती है हर कपड़े के पीछे ना, जो रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, ऐसे कुछ करके, तो वहाँ पर लिख रखा था कि मेड इन अमेरिका। पहचान गया अमेरिकन है। उसके फेस को देख करके 25 साल का लड़का मुश्किल से होगा। डॉक्टर सदाव ने बोला, हाना इसको मैं पानी में फेंक दूँ? हाना ने बोला फेंक दो। डॉक्टर सदाव बोला कि नहीं यार, अगर ये होश में होता और अगर इसकी हिम्मत होती तो मैं इसको फेंक देता, लेकिन अभी बेहोश है और इसका ट्रीटमेंट नहीं दिएगा तो ये मर जाएगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि किसी भी इंसान को सबसे पहले अपने सिटीजन होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, या एक प्रोफेशनलिस्ट होना चाहिए। तो मैं पर्सनली ह्यूमन बीइंग को चुनूंगी। और डॉक्टर सदाव ने भी वह ह्यूमैनिटी दिखाते उसको घर ले आता है। जब वो घर ले आता है तो घर में सर्वेंट होते हैं यूमे, और कई मेल सर्वेंट भी होते हैं, गार्डनर होता है। तो जैसे लाई तो उसके जो फादर की डेथ हो चुकी होती है। हालांकि जो फादर है वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का पर्सन है। उन्हीं के रूम में उनको लेटा दिया। जब लेटाया तो उसके बाद में डॉक्टर सदाव ने कहा मैं पैराफर्नलिया लेके आता हूँ, तब तक इसको वॉश कर दो। हाना ने फटाफट यूमी को बुलाया कि यूमी हॉट वाटर लेके आना, इसको साफ करें। यूमी ने ऐसे दिखाया उसको, देखो ये फॉरनर, इसको तो मैम साहब मैं टच भी ना करूँ। अब उसे गुस्सा आया, हाना दया दिखाना शुरू कर देती, कैसे बेचारा बेहोश आदमी के ऊपर कैसे कर रही है ये। और वो उसको इसी तरह से दया दिखाते हुए दया दिखाती है उन लोगों पे। और उसके बाद में उसको गर्म पानी से उसको वॉश करने लग जाती है। हाना ने उसको बहुत अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद में इतनी देर में डॉक्टर जो सदाऊ था वो सारा का सारा मटेरियल लेके आ गया। डॉक्टर सदाऊ ने उसका ऑपरेशन शुरू करा और हाना से बोला कि हाना एक बात बता, अनस्थीसिया देना पड़ा तो दे दोगी? बोली हाँ दे दूंगी। डॉक्टर सदाऊ ने तुरंत एक रजाई निकाली। आपको पता ना लेडीज़ बहुत दुखी हो जाती है। जब वाइट रजाई देखी उसने देखा कि अरे भाई मेरी ब्लैंकेट को तो खराब कर देगा, बाहर से मैट लेने लगी, लेकिन वो तब तक ऑपरेशन शुरू कर चुका था। हाना ने बैठ के अनस्थीसिया दिया, लेकिन हाना को वॉमिटिंग आने लगी। हाना बाहर चली जाती है और डॉक्टर सदाऊ उसको देखता है कि उसको वॉमिटिंग आ रही थी, तो उसे गुस्सा आ जाता है कि तेरी वजह से मेरी वाइफ बहुत दुखी हो रखी है। डॉक्टर सदाऊ की एक आदत थी, जब भी वो ऑपरेशन करते वो अक्सर बोलते फ्रेंड। आज भी वो फ्रेंड फ्रेंड बोल रहे थे। ऑपरेशन किया, गोली बाहर निकाल दी। उसके बाद हाना ने उसको खाना खिलाया। लेकिन जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स को पता लग गया, अगर मान लो हम अब किसी अदर कंट्री के लोग को ले आए जिससे हमारी दुश्मनी है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? देशद्रोही कहलाएगा। अब जो जितने भी सर्वेंट्स थे वो एक ही बात बोल रहे थे, तुम तो देशद्रोही वाला काम कर रहे हो। तुम देशद्रोही हो, क्योंकि अमेरिका से हमारी बनती नहीं, हम जापानीज हैं, हमने उसको ला रखा, तो तुम तो ट्रेटर कहलाओगे। कोई नहीं सुन रहा था। हर रोज सर्वेंट आते, हाना को देखते, उसको सुनाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते। एक हफ्ते तक जैसे जैसे लड़के ने बोला मेरा नाम है टॉम, उसने डॉक्टर सदाव ने कहा नहीं, नो नीड। डॉक्टर सदाव उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उससे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो POW उसका नाम दिया गया, प्रिजनर ऑफ वार। कहता ये POW है, टॉम इसका नाम था, उसने अपने आप ही बता दिया था। लेकिन डॉक्टर सदाव ने एक ही चीज़ बोली कि मुझे तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आपको क्योर कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। 7वें दिन क्या होता है, 7वें दिन थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा सा वो कहता है कि भाई तू धीरे धीरे ठीक हो रहा, रिकवर हो रहा, खड़ा हो ले। उसने देखा, अगले दिन देखा उसने शेव वेव भी कर रखी, अपनी दाढ़ी वाड़ी बना रखी, बाहर जा रहा। डॉक्टर सदाव आया, गुस्से में धमकाया, पागल है क्या तू, कमरे से बाहर जा रहा, मुझे भी फंसवा देगा भाई, मतलब में, क्योंकि तुझे मैंने यहाँ छुपा रखा है, किसी को भी नहीं पता। अब 7वें दिन कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। किस तरह की इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है यहाँ पर। क्या आ जाता है, 7वें दिन जैसे ही हाना सुबह उठी ना, सर्वेंट्स ने कोई काम नहीं कर रखा था, सब ने अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधा। मैम साहब हमारा हिसाब कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। हाना ने भी ट्रू कंपेनियन की तरह रोल प्ले करा, कहा ठीक है जाओ। यूं ही ड्रामे करने लगी कि बच्चा रोए तो मुझे बुला लेना। वो सोचती रही हाँ ठीक है ठीक है, तू निकल, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। अभी कुछ नहीं बोली, उसको भेज देती है जैसे तैसे करके। अब कैसे क्या होता है, दोपहर में बैठी थी, कुछ काम से थक गई, कुछ बच्चों से, डॉक्टर सदाव ने बच्चे संभाले, उसने काम किया। मैसेंजर आता है पैलेस से, और जनरल टाकिमा है जो कि बहुत ही क्रूल इंसान है, उसको दया धर्म नहीं है किसी से, वो अपनी वाइफ को ही बहुत पीटता है। जनरल टाकिमा का मैसेंजर आया। हाना ने जैसे मैसेंजर देखा वो डर गई बहुत बुरी तरह से, उसको लगा कि इन लोगों ने जाके बता दिया, पुलिस अब पकड़ने आएगी।
बाहर डॉक्टर सदाऊ भी बैठा बैठा गार्डन के अंदर लेटर लिख रहा था। हाफ लेटर लिख चुका था कमिश्नर को इन्फॉर्म करते हुए। मैसेंजर आया, आपको पैलेस में बुलाया गया है, क्योंकि जनरल डाकिमा का ट्रीटमेंट चल रहा था और उसने अमेरिका भी नहीं जाने दिया डॉक्टर सदाऊ को। इसलिए नहीं जाने दिया कि मेरा मेरा इलाज कौन करेगा अगर ये चला जाएगा तो। चलो जी, एनी हाउ जो भी था। अब क्या होता है कि हाना ने बोला बस, मैसेंजर बोला बस, इसको उनको बुलाया है, आप बोल रहे हो बस। अब उसने बात को पलटा कि हाँ 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 ऐसे तैसे करके। लेकिन होता क्या है कि बड़ी हैरानी की बात होती है कि ये जनरल के घर जाता है, जनरल टाकिमा को सारी बातें बताता। जनरल बेहोश था। जनरल कहता है तू टेंशन ना ले, मेरे पास किलर है, मैं उसको मरवा दूंगा रात को, और लेकिन तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तेरे को कुछ हो गया, मेरे को अटैक आ गया तो। यहाँ भी उसने अपना स्वार्थ दिखाया। उस रात उसने एक बात बोली, घर के दरवाजे खुले छोड़ देना, जब भी कोई आए तो आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है जी। अब आना कौन था? पूरी रात भर बारिश हो रही थी, पानी गिर रहा था छज्जों से, हर वक्त लग रहा था कोई आ रहा है। दरवाज़ा खुला छोड़ा, हाना वो बोली क्या बोलते आज आपने उसका दरवाज़ा नहीं बंद करा। कहता तुझे क्या मतलब है, सो जा चुपचाप। अगर हाना को ये बता दे कि आज जो ना उसको मारने के लिए आ रहे, तो हाना ना खुद सोए ना उसको सोने दे। लेकिन डॉक्टर सदाऊ ने हाना को कुछ नहीं बताया। हाना को सिर्फ इतना ही बताया, तू सो जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाना चुपचाप सो जाती है। भाई पूरी रात इंतजार करता रहा इसमें कि अभी आएगा अभी आएगा। लेकिन सुबह जैसे उठा, भाग के उसके कमरे में गया और उसने देखा कि वो चुपचाप सोया हुआ था। जैसे उसको सोया हुआ देखा ना, उसको बड़ा फील हुआ, बड़ा हैप्पी लगा वो। 4 दिन बीत गए, नहीं आया कोई भी। वो समझ गया था कि अब कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी आदमी है। वो जनरल टाकिमा खुद बोलता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर सदाऊ अगले दिन जाता है, वहाँ पर एक बोट अरेंज करता है, रजाइयाँ लेता है, रॉ मटेरियल लाता है, वाटर बोतल लाता है, अपनी फोरहेड लाइट देता है, अपने क्लोथ देता है, और रात में उसे बोल देता है कि देख भाई, फोर्टनाइट हो गई, तेरी वजह से मेरे बीवी बच्चों का जीवन खतरे में है, अब तेरे को जाना होगा, आजा रात में। उसको निकाल देता है। तो वो जाना नहीं चाह रहा, कह रहा है मैं बाहर खतरा है, और तेरी वजह से मुझे भी तो खतरा है, मुझे भी पुलिस किसी टाइम पकड़ सकती है, क्योंकि मैं एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूँ। अब उसे निकाल देता है रात में। उसको इशारा करा, सामने आइलैंड है, उस आइलैंड पे चला जियो, कोरियन फिशिंग बोट यहाँ से आती है। अगर तुम्हें ऐसा हुआ कोरियन फिशिंग बोट आ गई तो तुम यहाँ से चले जाना। अगर तुम्हें कोई बोट ना मिले तो कच्चा खाना सब कुछ, कल शाम को इसी टाइम में फिर आऊँगा, फिर लाइट ब्लिंक करूँगा। अगर तू वहीं है, सेफ है, 1 लाइट तू वहीं है, तुझे कुछ चाहिए तो 2 लाइट, ठीक है। उसको छोड़ देता है। उसके बाद जनरल टाकिमा के पास में फिर गया ये डॉक्टर सदाऊ। उसने बताया जी मैंने सेफली उसको भेज दिया, वो जा चुका है। जनरल टाकिमा कहता है यार मैं भूल गया था, मैं स्वार्थी था। वो अच्छे से जानता है टाकिमा के बारे में, जैसे भी था। अगले दिन शाम को डॉक्टर सदाऊ सी बीच पे जाता है, वहाँ देखता है वहाँ से कोई ब्लिंकिंग लाइट नहीं थी। इट मीन्स वो सेफली वहाँ से चला गया, और डॉक्टर सदाऊ बहुत हैप्पी होता है। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, वो ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सुपरस्टिशंस आर नॉट कन्फाइंड टू इंडिया ओनली, इट इज़ एवरीवेयर। एक बार क्या होता है कि सुबह सुबह जब फूल डेकोरेट किए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक गार्डनर ने बोला पहले तो इस जो लड़का रखा POW उसको गोली लगी, दूसरी बात फिर ये समुद्र में गिरा, समुद्र की चट्टानों ने इसे रगड़ा, तो मालिक से गोली, बंदूक और वो चट्टान सब बदला लेंगे, ये अंधविश्वास है। दूसरा 7वें दिन कौन सी घटना घटी, ये वाला क्वेश्चन। तीसरा यूमी का क्या रिएक्शन था, यूमी ने रिफ्यूज़ कर दिया था तो उसने उसको करा। ये भी आ सकता है कि हाना जो ना इमोशनल क्यों है उसको देख करके, हाना ट्रू कंपेनियन थी, कैसे देना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन यही बनते हैं। लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग में यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। और वो कौन सी है कि यहाँ से क्या आ सकता है कि कई बार एज ए इंडिविजुअल अगर आपको डिफिकल्ट रोल प्ले करना पड़े तो कैसे चुनोगे आप, ये भी आ सकता है। क्या डॉक्टर सदाऊ ने सारे रोल प्ले किए? हाँ, डॉक्टर सदाऊ ने सारे रोल प्ले करे, वो भी आपको डालना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे फर्दर। तो ये हमारा एनिमी वाला लेसन है। सेकंड है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो लेसन है, इस लेसन के अंदर अगर आप देखोगे तो फिजिकल डिफॉर्मिटी शुड नॉट बी हिंडर इन द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई तो आप उसको जो है ना सक्सेस के रुकावट में रोड़ा नहीं बनना चाहिए कभी भी। अब क्या है, डैरी है 14 साल का बच्चा, 50 साल का बंदा लैम्ब है। दिखाया ये गया है कि क्या
दोनों के बीच में दोस्ती का क्या रीज़न है, क्वेश्चन ये आ सकता है। ये भी आ सकता है दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो लैम की बात जो है डैरी को छू गई। डैरी का एक साइड का फेस जला हुआ है, उसे कोई प्यार नहीं करता उसकी माँ के अलावा। समाज, सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी से बहुत ताने देती है। डैरी बिल्कुल हताश हो रखा। उसकी माँ कहती है वो इस एरिया में नए आए हैं, 3 महीना हुआ, वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ पर कोई जादूगर रहता है। चलो जी, एनी हाउ डॉक्टर वहाँ जाता है। अब गार्डन का सीन है। लोकेशन क्या है, मिस्टर लैम का गार्डन है, एप्पल ट्रीज हैं, वहाँ पर घास है लंबी लंबी, उसका घर है बीच में। ये वहाँ जाता है तो कहता है, पीछे से आवाज़ है, डोंट क्रैप एप्पल्स, एप्पल मत तोड़ना। कौन है? मैं मिस्टर लैम। कहता मुझे पता होता तो मैं जाता नहीं। इसको ना जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो आपको हर डायलॉग में देखेगा कि लैम का बहुत एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। डैरी बहुत गुस्से वाला है। कह रहा मेरा नाम पूछो, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। बोला मुझे पता है, तू लड़का है। बोला सीधा सीधा कुछ नहीं, मेरा फेस क्यों जला हुआ है। कहता हाँ बता दे तेरा फेस क्यों जला हुआ। कहता मुझे देख के मैं खुद ही डर जाता, तो तू तो डरता होगा, तू ड्रामे कर रहा है। अब गुस्सा आता है उसको, लेकिन वो चुप रहता है। अब कहता है, डैडी ने बोला कि लैम ने बोला सामने देखो क्या दिख रहा है। बोला वीड गार्डन। बोला नहीं, मैं उसे वीड प्लांट बोलता हूँ। जब 2 प्लांट है, सेम प्रोसेस है, वाटर सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस और वाटर, सेम लाइट, सब कुछ ग्रो के लिए चाहिए। जो हमारी ज़रूरत का उनसे प्लांट बोलते, ज़रूरत का नहीं उसे वीड बोलते हैं। ये क्या तरीका हुआ। फिर बोला मेरे घर के पास ना मधुमक्खियों का छाता है। लोग कहते हैं मधुमक्खियाँ भिन भिन आ रही, लेकिन मैं कहता हूँ मधुमक्खी गाना गा रही है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अब ये उसे बोलता है, अरे आप ये सब कैसे कर लेते हो। बोला वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग, ये सब करके कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में कहता है, बच्चे आपको लैम्बी लैम कहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता क्योंकि उसकी एक साइड, एक टांग ब्लोन ऑफ हो गई थी वार के अंदर। बोला नहीं, वो सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है, कुछ समय के लिए सच बुरा लगता है, लेकिन सच तो सच होता है। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला आप क्या करते हो इन एप्पल का। बोला जेली बनाता हूँ। बोला और टॉफ़ी बनाता हूँ। किसको देता हूँ। इन्हीं बच्चों को टॉफ़ी और जेली दे देता हूँ। बोला अच्छा, इन्हीं बच्चों को दे देते हो। बोला हाँ। फिर उसके बाद में वो उसे बताता है, कह रहा है ये तुम बहुत पिकुलर हो, तुम अजीब बात करते हो। कहता है पता है एक बार क्या हुआ। वो कहता है जब मैं हॉस्पिटल से आया तो पता है वो क्या करे थे, दे वर्ड यूज़ करा अपने पेरेंट्स के लिए। इसको कोई नहीं देखेगा, इसको कोई पसंद नहीं करेगा, सिर्फ इसकी माँ प्यार करेगी, वो भी फेस की दूसरी तरफ। क्यों प्यार करेगी, क्योंकि वो उसको बेटा है। और एक बार मैं हॉस्पिटल जा रहा था, एक बार मैं रोड पे खड़ा था तो कुछ लेडीज़ मेरे बारे में बात कर रही थी। बोला अच्छा तो सबकी सुनता है। बोला हाँ मेरी सुन। बोला क्या, किसी की भी मत सुन। हंसने लग जाता है, कह रहा क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ सही बोल रहा हूँ। बताता है एक बार पता क्या हुआ। बोला हाँ। बोला एक आदमी था। बोला हाँ। उसको डर लगता था, बाहर जाऊँगा लड़की से प्यार हो जाएगी, लड़की धोखा दे जाएगी, केले के छिलके पे फिसल जाऊँगा, पैर फिसल जाएगा, मर जाऊँगा, डोंग की लात मार देगा तो मर जाऊँगा। बोला फिर क्या हुआ, किसी को जुकाम होगा, मुझे छींक देगा, जम्स आ जाएंगे। फिर क्या हुआ। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बोला कितना दिन, फॉरएवर। बोला नहीं कुछ पल के लिए। बोला क्यों। बोला ऊपर सीनरी थी, गिरी सर पे, खत्म। तो जब जो होना है वो होके रहेगा। कहते जब आपके हाथ पैर सही सलामत है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम है कहना, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप सही हैं, सही कर रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और यहाँ से डैडी की सोच चेंज हो जाती है। कहता है आपकी हेल्प कौन करता है। बोला कोई नहीं करता। बोले गार्डन खुला क्यों है। कहता है ऐसे ही है। बोला कोई भी आ जाता है। बोला हाँ। क्या मैं आपका दोस्त हूँ। बोला तो मेरा दुश्मन भी नहीं है। बोला आपके कितने दोस्त हैं। बोला मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, तो आपके बाद में आ सकता हूँ। बोले हाँ कोई भी आ सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिंदगी की। आज जिस घर के मालिक हम, आने वाले भविष्य में कोई और होगा, क्योंकि हम परमानेंट नहीं है, हम यहाँ पर प्लेयर हैं, आए हैं, रोल प्ले करेंगे, चले जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा उसे देख करके। वो घर जाता है, अपनी मदर को बोलता है, वापस आता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसने देखा डैडी एप्पल तोड़ रहा था। डैडी की लेडर नीचे गिर जाती है, एप्पल सड़क के नीचे गिरता है और ज़मीन पे गिर जाता है। डैडी बहुत रोता है, बहुत। डैडी बहुत रोता है कि तुमने मेरे अंदर की आत्मा को जगा करके तुम खुद चलेगी। और यही सच है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है कि किस तरह से उसने उसके एटीट्यूड को चेंज करा। और फिजिकल डिफॉर्मिटी शुड नॉट बी हिंडर इन द पाथ ऑफ सक्सेस। अब आते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला जो है जिटकाला शाह के बारे में है। वो एक हॉस्टल में उसका एडमिशन हो जाता है, फेमिनिज्म के बारे में है, किस तरह से दबाया जाता था सेपरेशन को लेकर के। तो जिटकाला शाह कहाँ थी। जिटकाला शाह चली जाती है अपना हॉस्टल में गई थी। पहले दिन हॉस्टल के अंदर बेल बजी, बेल बजते ही सब लोग खड़े हो गए, लाइनें लग गई, चली जाती है। वो देखती बेल की आवाज़ बहुत तीखी थी, कानून को चिरती हुई उसकी आवाज़ गई।
जब वो वहाँ पर गई तो उसने अपना मैस के अंदर गई तो उसने देखा जो इंडियन लड़कियाँ आ रही थी उनके साथ बहुत बदतमीजी की जाती थी। टाइट फिटिंग क्लोथ्स थे, उनके मोकेशंस पहन रखे थे जिसकी साउंड नहीं होती, उधर से लड़के आ रहे थे, उधर से लड़कियाँ। हॉस्टल के रूम गई, मैस की टेबल निकाला और वो बैठ गई। उसने देखा कोई नहीं बैठा, मतलब मैं ही बैठी थी। बट उसके बाद में क्या होता है कि वो वहाँ बैठ जाती है, फिर बैल बजी, सबने चेयर निकाली, इससे पहले कि वो उठती सबने फिर बैल निकाल के खाना शुरू कर दिया। तो वो टेबल मैनर की भी बात हो रही थी वहाँ पर कि टेबल मैनर्स किस तरह के होते हैं। तो उसने देखा कि ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था किसी भी तरह से पहले दिन के लिए, तो वो वहाँ पर बैठ जाती है। उसके बाद जूडविन उसकी फ्रेंड होती है, उसको इंग्लिश आती है, एक इंग्लिश टीचर खड़ी थी पेल फेस वाली, वो घूर घूर के लगातार उसको देख रही थी। जूडविन ने उसे बोला कि आज आपके बालों की कटिंग होगी। बोली क्यों? बोली हाँ होगी। क्यों होगी बालों की कटिंग? बोला इसलिए होगी बालों की कटिंग क्योंकि ये जो तुझे घूर रही है ना, ये बहुत बदतमीजी से घूर रही है और यहाँ पर लॉन्ग हेयर अलाउड नहीं है। वो कहती है भाई लॉन्ग हेयर क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि लॉन्ग हेयर इसलिए अलाउड नहीं है कि जो ब्यूटी के सिंबल होते हैं तो ये तुम्हारे बाल काट देंगे। कहती है मेरे घर में तो बाल जब काटे जाते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई कायर होता है। ना मैं कायर हूँ, ना मेरे घर में किसी की डेथ हुई। मैं प्रोटेस्ट करूँगी, मैं बाल नहीं कटने दूंगी। बोले भाई वो तू जाने। अब क्या होता है, वो लड़की प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। अब भाग गई, वो मैस से भागी, वो किसी रूम में जाके छुप गई। सबकी आवाज़ आ रही थी, इवन जूडविन भी उससे बुला रही थी। सबने ढूंढा, कहीं नहीं मिली। लास्ट में किसी ने कर्टन हटाए, कर्टन हटाते वो पलंग के नीचे थी, उसको वहाँ से निकाला, उसको ऐसे उसने नोच डाला अच्छे से स्क्रैच मार दी। फिर उसको चेयर से बांधा गया और चेयर से बांधने के बाद में लड़की के बाल काटे। जैसे सीजर उसके वहाँ से टच हुई ना तो उसको दिखा कि उसकी चोटी कट गई थी, उसकी चोटी कट गई थी। तो इससे क्या उसकी आत्मा एक तरह से खत्म हो चुकी थी। ऐसे लग रही थी यार मेरी आत्मा तो खत्म ही हो गई है, क्या हो रहा है। तो बड़ी वो दुखी हो जाती है और इसी के साथ में कहती है हम पपट की तरह थे। तो उस टाइम कोई वेटेज नहीं थी। पार्ट 2 के अंदर मामा है जो कास्टिज्म को लेकर के बनाया गया, अनटचेबिलिटी को लेकर के बनाया गया। मामा 3 साल की थी, 3rd क्लास में थी। तो 3rd क्लास से वो क्या करती थी, उसके स्कूल की डिस्टेंस 10 मिनट की थी, लेकिन वो आधे घंटे में घर आती। और रास्ते के अंदर जो भी चीज़ें दिखती उसको, मन की शॉप्स सब कुछ वो देखते हुए आती थी। एक दिन क्या हुआ, कई बार मामा ने अनटचेबिलिटी, क्योंकि मामा लो कास्ट से बिलोंग करती थी, SC ST जिसको बोलते हैं, मामा ने कई बार चीज़ों को महसूस करा, लेकिन मामा समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब मामा ने देखा कि एक दिन जब वो स्कूल से आ रही थी तो उसी टाइम पर क्या होता है कि रास्ते में एक थ्रेसिंग फ्लोर सेटअप हो रखा था। वहाँ पर एक साहूकार बैठा हुआ था, 2 बैल थे जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे। अगर आपने कभी पुराने ज़माने के अंदर देखा हो तो क्या होता था, पहले मशीन जब नहीं होती थी तो उस अनाज को कैसे निकाला जाता था, बैल ऐसे 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 घूमते थे और सारे अनाज को ऐसे ऐसे निकाल देते थे, फिर हवा चलती थी उसको ऐसे करते थे। अब थ्रेसिंग फ्लोर सेटअप था और मास्क लगा रखा था, जो बैल थे उनके मुंह पे मास्क लगा रखा था ताकि ये बैल जो है उस अनाज को ना खा जाए। अब उसने देखा कि उन्हीं की कास्ट का एक बंदा आता है, उसके हाथ में स्ट्रिंग होती है, वो ऐसे पकड़ के लेके आता है और उसने वो स्ट्रिंग उसके हाथ में ऊपर से पकड़ाई। तो लड़की घर आती है, अपना उसका भाई होता है एनन, वो जोर जोर के हंस के बताती है, क्योंकि रोज़ की कहानियाँ बताती थी कि भाई आज मैं स्कूल से आई ना तो मैंने ये वाला सीन देखा। उसके भाई ने कहा कि देख हंसने की जरूरत नहीं। उसका भाई नहीं हंसा, कहते तुम्हें ऐसे नहीं आ रही? बोला नहीं। बोला क्यों? क्योंकि ये हमारी बेइज्जती थी। तो उसने बोला ऐसा क्यों? बोला इसलिए क्योंकि हम लो कास्ट के हैं। कह रहा भाई उससे ना वो पैकेट भी नहीं उठ रहा था। अब मान लो इतना बड़ा आदमी पैकेट ना उठे तो हंसेगा, बच्चा तो हंसेगा ना। कह रहा भाई उससे पैकेट नहीं उठ रहा था, वो साहूकार अपर कास्ट का था, हम लोअर कास्ट के, उनसे टच नहीं कर सकते थे। अब मामा का खून उबाल मार बैठा। कहते क्यों? जब वो पैकेट बना किसने बनाया था? अपर कास्ट वाले ने, लोअर कास्ट ने बनाया होगा, तो उसकी अपनी मेंटल सोच है। जो उसने सामान पैक करा वो किसने करा होगा? वो भी लोअर कास्ट वाले ने। बोला हाँ करा था। बट उसने बताया कि देख मामा हम कुछ नहीं कर सकते। जब कहता है कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, जब कॉलेज से आता हूँ हॉस्टल से यहाँ रहने के लिए, जब मैं लाइब्रेरी में आता हूँ तो मुझसे लोग पूछे जाते हैं तुम कौन सी स्ट्रीट से रहते हो। पता स्ट्रीट का मतलब है ये पहचान लेना कि मैं कौन सी कास्ट हूँ। डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछेंगे भाई तुम्हारी कास्ट क्या है। तो बोले इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? बोले एजुकेशन से, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ओनली यू कैन डू एनीथिंग। मामा उस दिन के बाद पढ़ी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आई, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम। इसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आता है?
बामा एंड जिटकाला बोथ वर सफरर, ठीक है, सफरर थी किसकी, कास्टिज्म की। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ ना, एक क्वेश्चन है तुम्हारा ये, इट मे टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेसिस्टेड but the seeds of rebellion are showed early in life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? बच्चे भी अगर कोई किस तरह का भेदभाव होता है तो उसे नोटिस करते हैं। और दूसरा इसके अलावा एनसीईआरटी का जो थर्ड क्वेश्चन है, Bama's experience in that of a victim of the caste system, what kind of discrimination does Jitkala's experience depict? और what are the responses to the respective situations? उन्होंने अपने situations के साथ में किस तरह से डील करा। The two accounts that you read above are based in the two distinct culture. दो अलग अलग कल्चर के बारे में है। What is the commonality of the theme found in both of them? दोनों की जो थीम थी वो कॉमन थीम क्या थी? ये वो मेन कहानी इसके अंदर बता रहा है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। एनसीईआरटी हर बच्चे को पढ़नी है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा। बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई चीज़ नहीं समझ में है नीचे कमेंट करो। वन शॉट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब राइटिंग सेक्शन का रहता है आपका। दूसरी बात 19, 20, 21 तीनों दिन मैं लाइव रहूँगी 3 days कॉन्टिन्यूसली। 4 PM से रहेगा या 5 PM से, वो मैं आपको नोटिस दे दूँगी। मोस्ट प्रोबेबली 5 PM से मैं लाइव चलूँगी। जिस बच्चे को जो ऐड होना है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करो, कमेंट करो, बताते रहो। और जितना मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी वो मैं बताऊँगी। हैव अ नाइस डे।